हाँ बच्चों, फिजिक्स सेकेंड का दूसरा चैप्टर चल रहा है। क्यों भाई? पहला चैप्टर कौन सा था? किरण प्रकाश की। क्यों भाई? दूसरा चैप्टर कौन सा था? तरंग प्रकाश की। क्यों भाई? तरंग प्रकाश की में हम कौन कौन से भाग देख लिए? 3 भाग। ये कौन सा भाग चल रहा है? अब पूरी अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 10वां चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स सेकेंड की बात करें तो दूसरा। ठीक है, जिसमें से हम 3 खंड पढ़ लिए हैं। कौन कौन? पहले हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मतलब हाइगेंस और न्यूटन आके प्रकाश की प्रकृति का निर्धारण किया। न्यूटन कहते थे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिन्हें कणिका कहते हैं। कणिका मानकर, मतलब प्रकाश को कण मानकर, बेटा इधर, प्रकाश को कण मानकर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की। किसने? न्यूटन ने। इसके बाद हाइगेंस आया, तो हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना? तरंग, और उससे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की गई। इसके पश्चात हम लोगों ने दूसरा खंड देखा। कौन सा? व्यतिकरण। तीसरा विवर्तन। इसके पहले तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सीट भी हो गई, सीट कंप्लीट हो गई ना पूरी? कोई क्वेश्चन हो सीट का पूछ ले। सब हो गए। आज अगला खंड डाल लीजिए, प्रकाश का ध्रुवण। डालिए बेटा, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण। हेडिंग डालिए बेटा, पहले हेडिंग डालो तरंग। तरंग तो लिखिए, जब किसी माध्यम में तरंग डालना है। तरंग, तरंग क्या किसी को पता है क्या? तरंग किसे कहते हैं? कक्षा 11 थोड़ी तो बोले। शुभम, तरंग क्या है? अरे मान लीजिए कहीं पर पानी भरा हुआ है, उसमें हम एक पत्थर फेंक देते हैं। हाँ, किसी भी माध्यम, जैसे हम लोगों ने पत्थर फेंक दिया, तो ये जो पानी भरा हुआ एक माध्यम था, उसमें हमने एक पत्थर फेंक दिया, तो माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। जब ये पत्थर नीचे जाएगा तो यहाँ जो अणु होंगे ऐसे करके हटे होंगे, या संचरण के अभिलंबोत ऐसे हटे होंगे, या संचरण के साथ चले होंगे। तो क्या है ये? इसको क्या कहते हैं? विक्षोभ। क्या कहते हैं? तो ये जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, इसी विक्षोभ जो एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, इसी को हम लोग तरंग कहते हैं। तो लिखिए, जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो एक निश्चित दिशा में संचरण करता है। अच्छा, संचरण कण करते हैं कि विक्षोभ करता है? कण कभी कंपन, कण कभी संचरण नहीं करते, अपनी जगह कंपन करते हैं। जैसे आप थोड़ी अच्छा गेस करो। इधर आओ। मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, इधर एक पत्थर फेंका, तो जो यहाँ अणु होगा वो पत्थर के साथ जाएगा कि इधर साइड में हट जाएगा? जैसे पत्थर नीचे निकलेगा फिर अपनी जगह आ जाएगा। ये तो हुआ होगा। अब ये थोड़ी कि जितने अणु इसके साथ पड़ेंगे सब नीचे जाते रहेंगे। वो क्या करते हैं कि इधर मान लो एक अणु है, इधर एक अणु है, तो ये अब इधर हटे इसके रास्ते से, तो ये जो पत्थर था वो नीचे धंस गया। इसके बाद जैसे ही नीचे मान लो यहाँ निकल गया, तो फिर ये जो अणु जो यहाँ तक गया था फिर से अपनी जगह पर आ गया। तो जा कौन रहा है? विक्षोभ गति कर रहा है, लेकिन अणु अपनी जगह पर कंपन गति कर रहा है, विक्षोभ संचरित हो रहा है। तो संचरण सदैव तरंग की कंडीशन में संचरण सदैव विक्षोभ का होता है, एक ऊर्जा का संचरण होता है, कणों का नहीं। कण कंपन करते अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर,
और कंपन यदि ये मान लो संचरित ऐसे हो रहा है और कंपन उसके ऐसे हो तो क्या है, लंबवत है। या मान लीजिए जैसे हमने बोल रहे हैं तो हमारे और तुम्हारे बीच वायु का एक माध्यम है कि नहीं। तो ये जो अणु रहे होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, मान लीजिए देर से कोई बोल रहा है, इधर आप सुन रहे हो, तो बीच में ये जो अणु है, तो जब ध्वनि तरंग संचित होती है तो जो ये अणु होते हैं इसी के साथ थोड़ी दूर जाते हैं फिर बैक आ जाते हैं। मतलब ये एक अणु दूसरे अणु तक ऊर्जा पहुंचाता है फिर अपनी जगह आ जाता है, दूसरा अणु तीसरे अणु तक ऊर्जा पहुंचाता है फिर अपनी जगह आ जाता है। तो धीरे धीरे जो विक्षोभ होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन अणु उसी जगह पर आगे ऐसे गया फिर लौट आया, फिर आगे वाला ऐसे गया फिर लौट आया। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? तो इस समय पर जो संचरण के अनुदिश कंपन कर रहे हैं और यहाँ पर संचरण के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो इस तरह से तरंगें दो प्रकार की हो गई, एक ये वाली और एक ये। जो ऐसे लंबवत करते हैं इनको कहा करते हैं अनुप्रस्थ। कौन? कण। कण किसके? संचरण के। तरंग संचरण के अभिलंबोत यदि कंपन करें माध्यम के कण, तो ऐसी तरंगों को कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ। और अगर अनुदिश कंपन करें तो अनुदैर्घ्य। तो अभी हम लोगों ने डिफिनीशन लिखा, डिफिनीशन लिख लिए। तो एक निश्चित दिशा में संचरण करता है तो इसे तरंग कहते हैं, तो इसे तरंग कहते हैं। पैराग्राफ से लिखिएगा, तरंग संचरण में, तरंग संचरण में, तरंग संचरण में माध्यम के कण संचरित नहीं होते, जबकि अपनी साम स्थिति में कंपन करते हैं, जबकि अपनी साम स्थिति में कंपन करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, तरंग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए तरंग का पूरा डिटेल कक्षा 11 में था, भी वहाँ पढ़ाया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का ध्रुवण, उसे समझने के लिए थोड़ी तरंग की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिखवा दी। पैराग्राफ से फिर से लिख लीजिएगा, तरंग वैसा लिखिए, कणों के कंपन के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। कणों के कंपन, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। तरंगें दो प्रकार की होती हैं। हेडिंग डाल लेंगे, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंगी, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इसमें लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। क्या समझ में आई थी? अच्छा, माध्यम के कण संचरण के लंबवत की अनुदिश, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ लंबवत। तो लिखिए, जब माध्यम के कण, जब माध्यम के कण तरंग संचरण के जब माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबोत कंपन करते हैं, जब माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबोत कंपन करते हैं, अभिलंबोत कंपन करते हैं, अभिलंबोत कंपन करते हैं, तो इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक बेटा। अच्छा, रस्सी को इसका एक उदाहरण दिया करते हैं, ऐसे करें, रस्सी को एक तरफ जो है एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध दिया जाए, दूसरे सिरे को ऐसे करके हिलाया जाए,
तो ऐसे ऐसे करके जो है कंपन करती है रस्सी, बात पता है ना। तो इसमें ये जो इस प्रकार तरंग उत्पन्न हो रही है, अच्छा आप उसको या तो रस्सी ऐसे लंबी सी रस्सी फेंक दीजिए और दूसरी रस्सी को ऐसे ऐसे करी, तो आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे लग रहा है जैसे रस्सी आगे बढ़ रही है या हवा चल रही हो, तालाब में पानी भरा हो, एक किनारे बैठ जाइए और उनको लहरें कहा जाए छोटी छोटी, क्यों भाई? तो आप गौर से देखिए जैसे हमारी तरफ पूरा पानी ऐसे उठ के आगे आ रहा, लेकिन आता नहीं है क्योंकि माध्यम मतलब वहाँ पानी है, उसके कण केवल ऊपर नीचे ऐसे कंपना कर रहे हैं। आप सोचो ये अगर पानी पूरा एक तरफ बढ़ रहा है बांध की तरफ, इधर बंधा हुआ है, तो धीरे धीरे एक तरफ पानी बहुत इकट्ठा हो जाएगा और फ्लो कर जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। आप गौर से किनारे में देखिए तो एक बार लहर ऐसे आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। लहर अपनी जगह पर साम्य स्थिति में इधर उधर कंपन कर रही है। अब सबसे किनारे आप देखिए तालाब के, तो लहर ऐसे आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, तो अपनी साम्य स्थिति के उधर उधर कंपन ही तो कर रही है। यानी तरंग उस समय पर ऊर्जा केवल स्थानांतरित होती है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही बेटा? हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश एक तरंग है। अब कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बात करना चालू कर दी कि तरंग तो है, चलो ठीक है, लेकिन तरंग कितनी प्रकार की होती है, तो कौन सी वाली है? मतलब तरंग प्रूव हो गया। अभी तक हम जो 3 चैप्टर पीछे पढ़े उनसे प्रूव हो गया कि प्रकाश एक तरंग है, कोई डाउट ना रह गया। अब वैज्ञानिक है, फ्रेनल जैसे वैज्ञानिक, उन्होंने क्वेश्चन करना चालू कर दिया कि तरंग भी तो प्रकार की होती है, तो कौन सा वाला है, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य? अब उन्होंने जो फ्रेनल वैज्ञानिक थे बहुत बढ़िया दिमाग लगाया और उन्होंने जो है बताया कि कौन सी तरंगें हैं। फाइनली उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो पहले मैंने इसलिए लिखवा दिया, ये आपके कोर्स का नहीं, 11 के कोर्स का तरंगें, केवल समझने के लिए लिखवा रहा हूँ कि अनुप्रस्थ तरंगें हम कब मानेंगे और अनुदैर्ध्य तरंग कब मानेंगे, तो पहले से हमें पता होना चाहिए, इसलिए लिखवा दे रहे हैं। हमारा जो इस चैप्टर की पहली हेडिंग है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। पहले ये नहीं है, क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? लेकिन हम पहले पढ़ लें कि अनुप्रस्थ तरंगें किसे कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें किसे कहते हैं, तो वही लिख रहे थे। तो ये बताइए, जब अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये संचरण की दिशा हो गई, तो ये स्रंग और गर्त उत्पन्न करती हैं। क्यों भाई? स्रंग और गर्त मतलब ये साम्य स्थिति जब ऊपर जाएगा तो ये स्रंग कहलाएगा, और जब नीचे जा रहा है तो इसको गर्त कहेगा। और अगर अनुदैर्ध्य तरंगें तो संपीड़न और विरलन, यानी अणु जब पास आ जाएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, संपीड़न, और जब अणु दूर चले जाएंगे तो विरलन कहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें थीं। और क्या होता है कि जब स्रंग गर्त उत्पन्न होते हैं तो दाब और ऊर्जा, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें कक्षा 11 के नोट्स में लिखवाया भी जाता है। 11 में तो यार पूरा, जैसे हम लोग ये SHM पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद पूरा तरंग ही है ना, डॉपलर प्रभाव तक। क्यों भाई? मुझे लगता है 6 से 7 चैप्टर मिलते हैं, मतलब अगर अलग अलग पढ़े जाएं, एक साथ पढ़ जाएं तो 2 चैप्टर तो मिलते हैं NCERT के अकॉर्डिंग। जैसे आप प्रगामी तरंगें, अप्रगामी तरंगें पढ़े ना, वो बंद आर्गन पाइप, खुला आर्गन पाइप, ये सब पढ़े हम लोग। हाँ, विषम सन्नादी, सम सन्नादी है कुछ रहे। अच्छा ये भी था, तो था यार। चलिए ठीक, दूसरी हेडिंग डालें, अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें यार उसी को लिख लो, ऊपर वाला देख के थोड़ी, लाभिलंबोत की जगह अनुदिश कर लीजिएगा बस, वही लिख लो। जब माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं, जब माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं, इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अच्छा बताइए, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है?
अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ? अनुदैर्ध्य कौन सी है? अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनके लिए क्या कहते हैं उसको? दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता पढ़े थे ना यार, इन्हीं सब मैं ही लिखवा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ पक्का। फिलहाल ये चैप्टर में आ जाओ, अब समझते हैं। अब देखिए इधर थोड़ी, इधर एक बैलू देख लीजिए, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक गत्ता ले लिया ऐसे करके, और इसमें एक संकीर्ण जो है एक पतला सा ऐसे के रेखी छिद्र कर लिया जाए। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? ऐसे ऐसे करके बीच में केवल छिद्र है, ठीक। अच्छा फिर एक और ले लिया जाए यार, ऐसे ही ये मान लो ले लिए, इसमें भी एक रेखी छिद्र ऐसे करके कर लिया जाए जैसे चित्र में बना है, सभी लोग देखें। और बताइए इधर एक मैं दृढ़ आधार कर दूं और इधर से इधर एक मैं इसमें रस्सी डाल दूं ऐसे। अब बताइए अगर इसको हिलाएं क्या आर पार ऐसे कंपन हो जाते कि ना होते? सोचो जल्दी जल्दी सोचो। होते, ये रेखी छिद्र है बेटा, ऐसे 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 रस्सी को हटना है, उतना रेखी छिद्र है, क्या आर पार कंपन होते कि नहीं वहाँ तक? अरे होते। अरे बता, इसको अगर मैं मोड़ के इधर चित्र देख लें समझ में आ जाएगा बेटा। ये ऐसे करके इससे रस्सी डाले, ऐसे रेखी छिद्र बीच में दिख रहा है। ये यहाँ से मैंने रस्सी आर पार पहले इनके निकाल ली, फिर इधर से हिला रहा हूँ, क्या ये पूरे कंपन ऐसे ऐसे करके यहाँ तक होते? कौन से कंपन है, मतलब सॉरी कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अच्छा सोच कि इसको मैं धीरे धीरे इसको लंबवत कर दूं ऐसे, तो रेखी चित्र कुछ ऐसे आ जाता। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? अब इसको हिलाओ, क्या इधर कंपन होते? नहीं होते। अरे होते नहीं होते। इसका मतलब अब फिर दूसरी बात समझिए। मान लीजिए तरंग होती कौन सी? संपीडन विरलन वाली। संपीडन विरलन में पता है कुछ ऐसे ऐसे करके, मतलब कंपन, मान लीजिए तरंग ऐसे चल रही है तो जो अणु होते हैं वो ऐसे ऐसे कंपन करते हैं अपनी साम्य स्थिति, इसी के साथ चलते हैं। जहाँ पर अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर हम संपीडन करते हैं, और जहाँ अणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है उसे हम विरलन कहते हैं, और दिखाते हैं इसको कुछ ऐसे ऐसे करके। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? ऐसे दूर दूर दिखा लेते हैं, जबकि संचरण के साथ आए चल रहे हैं। वैसे अगर मैं रियल में इनका चित्र बनाऊँ तो ऐसे प्रकाश की तरंग जा रही, तो ये जो अणु है यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे इसी के साथ कंपन करते हैं, लंबवत नहीं। अगर अनुदिश कंपन करें संचरण के अनुदिश तो अनुदैर्ध्य, और लंबवत कंपन करें तो अनुप्रस्थ। अच्छा बताइए अगर मैं ये अगर कौन सी तरंग होती? अनुदैर्ध्य। कौन सी? अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि तरंग जो कण है, माध्यम के जो कण हैं वो संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं। बात सही है। अगर ये अनुदैर्ध्य होती और अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो क्या तब भी तरंग निकल जाती? निकल जाती कि नहीं? अरे बोल यार, क्योंकि संचरण के उस समय पॉइंट चाहिए था, एक छोटा सा पॉइंट है तो निकल गई होती। क्यों भाई? लेकिन जब अनुदैर्ध्य होती है, वो सॉरी अनुप्रस्थ होती है, यानी लंबवत जब कंपन करते हैं तो पूरा रेखी छिद्र चाहिए, क्योंकि उस समय रस्सी इधर बांध के ऐसे करके देखो तो ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे पूरी रस्सी चलती है कि नहीं? अगर ये रेखी छिद्र होगा तभी ये आर पार ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे करके निकलती। लेकिन अगर इसको मैं लंबवत ऐसे कर दूँ तो फिर ये इसका रेखी छिद्र इस टाइप का हो जाता, छिद्र इधर को हो जाता। तो जब ये इधर से ऐसे कंपन करते जाता तो इधर रुक जाता, इधर उधर लड़ता रहता, आगे नहीं बढ़ता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही? इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम दो रेखी छिद्र ले ले, ये फ्रेनल का प्रयोग है बेटा, जो है 140 वर्ष बाद हाइगेंस ने जब तरंग सिद्धांत दिया था, द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत दिया था, तो हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा? लेकिन अगर अनुदैर्ध्य तरंग मान लें तो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो 140 वर्ष बाद फ्रेनल ने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका संशोधन किया। संशोधन करने के पहले ये प्रमाण दिया। उन्होंने दो गत्ते लिए और जिसमें रेखी छिद्र किया, इनसे आर पार एक रस्सी डाली और एक रस्सी का एक सिरा दृढ़ आधार से बांध दिया, दूसरा सिरा को हिलाया। तो देखते हैं कि आर पर जब दोनों रेखी छिद्र एक दूसरे के अनुदिश होते हैं तो ये जो रस्सी है ये दृढ़ आधार तक पूरे संचरित होती है, मतलब रस्सी द्वारा जो तरंग संचित हो रही है दृढ़ आधार तक संचरित हो रही है। लेकिन जब इन गत्तों के रेखी छिद्र एक दूसरे के लंबवत कर दिए, संचरण दूसरे गत्ते के पश्चात, मतलब इसके पश्चात संचरण नहीं हुआ। मतलब उन्होंने एक शर्त दिया। क्या शर्त दिया?
यदि अनुप्रस्थ तरंग होगी, कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग, तो तभी संभव है जब दोनों के रेखीय छिद्र एक दूसरे के समांतर या अनुदिश हों। अगर लंबवत हो जाएंगे तो कौन सी तरंगे रुक जाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे रुक जाती है, अनुदैर्ध्य तरंग निकल जाती। अब सेम प्रैक्टिकल उठा के उन्होंने प्रकाश के साथ कर दिया। प्रकाश में क्या किया, एक टूरमैलिन क्रिस्टल लिया, और क्रिस्टल में की ये विशेषता होती है कि जो भी प्रकाश की तरंग, ऐसे करके क्रिस्टल आते हैं, इसकी अक्ष के अनुदिश प्रकाश चूंकि सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, ऐसे करके चलता है। तो जब जाके यहाँ पर पढ़ा तो प्रकाश ऐसे करके बेटा फिर से पूरा वही इस प्रकाश के विद्युत वेक्टर के कंपन है, और आगे देखा तो कुछ ऐसे करके प्रकाश निकला। फिर क्या किया, एक टूरमैलिन क्रिस्टल और लिया, जैसे इसने दो गत्ते लिए थे, ऐसे टूरमैलिन क्रिस्टल और लिया, फिर से एक रखा, और जब इनकी अक्ष और इसकी अक्ष, मतलब फिर से वो कुछ ऐसे करके मिला के रख दिया। जब इसकी अक्ष एक दूसरे के अनुदिश थी, तो यहाँ पर एक दीप्त प्रकाश बिंदु दिखाई दे रहा था, यानी प्रकाश इधर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को लंबवत कर दिया, उधर प्रकाश एक भी नहीं निकला। तो क्या यही वाली पूरी घटना इधर है? इसका मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया कि प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ना कि अनुदैर्ध्य तरंग। और यहाँ से पहला क्वेश्चन इसका मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसको मैं लिखवाऊंगा कि अनुप्रस्थ तरंग होने की क्या शर्त है। तो शर्त अगर ऐसा है तो हम अनुप्रस्थ तरंग मानेंगे, अगर ऐसा मतलब नहीं है तो अनुदैर्ध्य तरंग। क्या तुम्हें बात समझ में है? अगर यही घटना अगर प्रकाश भी फॉलो करेगा तो अनुप्रस्थ है, अगर नहीं कर रहा तो अनुदैर्ध्य है। बात समझ में है? तो हेडिंग डाल लीजिए, अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त। अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त, अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त, अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त, अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त। तो इसमें लिख लीजिए, अनुप्रस्थ तरंगों, अनुप्रस्थ तरंग या अनुप्रस्थ तरंगों करिए। अनुप्रस्थ तरंगों का निर्धारण करने के लिए अनुप्रस्थ तरंगों का निर्धारण करने के लिए, अनुप्रस्थ तरंगों का निर्धारण करने के लिए, निर्धारण करने के लिए एक साधारण प्रयोग किया गया, एक साधारण प्रयोग किया गया, एक साधारण प्रयोग किया गया, जिसमें एक साधारण प्रयोग किया गया जिसमें दो गत्ते लेकर, जिसमें दो गत्ते लेकर चित्रानुसार रेखीय छिद्र बनाए गए, जिसमें दो गत्ते लेकर चित्रानुसार रेखीय छिद्र बनाए गए, चित्रानुसार रेखीय छिद्र बनाए गए, रेखीय छिद्र बनाए गए। प्रयोग करते समय एक बार इन रेखीय छिद्रों को एक बार इन रेखीय छिद्रों को एक दूसरे के समांतर रखकर यह देखा गया समांतर रखकर यह देखा गया
कि इनसे होकर जाने वाली रस्सी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग के श्रृंगगर्त में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग के श्रृंगगर्त, श्रृंगगर्त मतलब समझ गए ना बेटा, साम स्थिति के ऊपर का जो अधिकतम विस्थापन है या आयाम ऊपर का, ये जो ऊपर वैल्यू है इसको श्रृंग कह रहे हैं और जो नीचे वैल्यू है इसको गर्त कह रहे हैं। श्रृंग और गर्त, श्रृंग व गर्त दृढ़ आधार तक पहुंच रहे हैं, दृढ़ आधार तक पहुंच रहे हैं। दृढ़ आधार, दृढ़ आधार क्या, कहाँ से? हाँ, रस्सी में उत्पन्न तरंग की क्या लिखे, क्या लिखे थे? दृढ़ आधार, रस्सी में उत्पन्न श्रृंग और गर्त ना, दृढ़ आधार तक पहुंच रहे हैं, ऐसे लिखना था। दृढ़ आधार तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जब इन्हें परस्पर लंबोत कर दिया जाता है, लेकिन जब इन्हें परस्पर लंबोत कर दिया जाता है, किन्हें बेटा? गत्तों को परस्पर लंबोत कर दिया जाता है, लंबोत कर दिया जाता है, तो ये तरंगें दृढ़ आधार तक नहीं पहुंचती, दृढ़ आधार तक नहीं पहुंचती, दृढ़ आधार तक नहीं पहुंचती। चित्र बनाओ बेटा। हाँ बेटा, चित्र बन गए हो तो लिखिएगा आगे इस प्रकार कामा इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा। ये इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक तभी संभव होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक तभी संभव होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक तभी संभव होता है जब रेखीय छिद्र समांतर हों। रेखीय छिद्र समांतर हों, जबकि अनुदैर्ध्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। अनुदैर्ध्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। अनुदैर्ध्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। यही अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त है। यही अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त है। अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त है। हेडिंग डालिए। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। हेडिंग डालना है बेटा। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये चैप्टर की पहली हेडिंग है। ये समझने के लिए अभी तक हम लोगों ने लिखा है। इम्पॉर्टेंट भी है, स्टार कर लेना बेटा। देख भैया इधर समझ लो क्या किया गया। पहले तो आप टूरमैलिन क्रिस्टल समझो। तो
टूरमैलिन क्रिस्टल आगे लिखवाया जाएगा। एक और हुआ करता है पोलेराइड। क्या होता है? पोलेराइड। दो तरह से क्रिस्टल होते हैं, इनसे जो है इनका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग भी है। तो ये कैसे बनता है आगे हम लोग लिखेंगे हैं इसमें, लेकिन जो विशेषता है वो थोड़ी समझें। मान लीजिए क्या होता है, कांच की दो प्लेटें ऐसे ले ली जाती है बेटा, कांच की दो प्लेटें ले ली जाती, ये कुछ ऐसे करके देखा जाए, और इसमें जो है दोनों प्लेटों के बीच हम इस प्रकार जो है पदार्थ को, दो कांच की प्लेटें ले ली, उसके बीच इस प्रकार पदार्थ को डालते हैं कि ये जो इसकी अक्ष है, ये अक्ष है, इससे होकर प्रकाश निकले, बाकी जगह से परावर्तित हो जाए। नहीं बात समझ? दो कांच की प्लेटें ले लो, ऐसे दो कांच की प्लेटें ले लो, बीच में आप ऐसा सोचो कि वो पदार्थ न डालो, पारदर्शी या पारदर्शी जो भी पदार्थ डाल रहे हो, और बाकी जगह पर ऐसे पदार्थ डाल दिया जाए कि जो भी प्रकाश किरणें पड़ेंगी जो है परावर्तित हो जाएंगी। प्रकाश की वही किरणें इससे बाहर निकलेंगी जो अक्ष के अनुदिश पड़ेंगी। नहीं बात समझ में? बाकी जगह से परावर्तन अपवर्तन क्रिया कहाँ से हो? केवल इस अक्ष के अनुदिश। अब उसने क्या करा, इधर थोड़ी समझिए, प्रयोग में क्या करा, यहाँ एक उन्होंने बल्ब जलाया, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, यहाँ मान लो एक बल्ब जल रहा है और प्रकाश की किरणें यहाँ से चली, और उन्होंने देखा कि चूँकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इनके जो तरंगों के वैद्युत वेक्टर हैं वो कुछ ऐसे चलते हैं। ये प्रमाण कैसे हुआ आगे समझ में आ रहा है। तो क्या यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी बेटा, ऐसे करके? अच्छा बताइए, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के वही कंपन इसको क्रॉस कर पाएंगे जो इस अक्ष के अनुदिश है, तो बता परिणामी रूप से क्या प्रकाश कुछ ऐसे निकला होता? नहीं आया। बाकी का क्या हुआ? बाकी परावर्तित होगा। अरे हुए। उसने क्या करा, इस टूरमैलिन क्रिस्टल, इसका नाम क्या उन्होंने दिया, एक नया नाम, टूरमैलिन क्रिस्टल। कोई दिक्कत किसी को? नाम दे दिया ऐसे, जो भी ये युक्ति बनाई उसका नाम टूरमैलिन क्रिस्टल दे दिया। इसको उन्होंने ऐसे 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 करके बदला। इधर जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन बताया। अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये वाली जो प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन की ये जो तरंग थी ये बाहर निकलती, ऐसे करके कर दिया तो अगली निकलेगी, और ऐसे कर दिया जाए अगली निकले जाए, तो इधर जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन। इससे पहली बात उन्होंने प्रमाणित किया कि जब किसी स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जब किसी स्रोत से प्रकाश, तो उसके जो तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन हैं या कुल मिला के तरंगे हैं, वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है। यदि मान लो इस डायरेक्शन पर ज़्यादा हो और ये वाली डायरेक्शन में कम हो, तो जब हम इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ रहे थे तो जब इस डायरेक्शन में आता तो कम निकलती। क्या तुम्हें बात समझ में आ रहा है? जब वो पूरा का पूरा ऐसे एक घुमा के पूरा 360 अंश ये चेक करा, तो इधर जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन। इससे प्रमाण हुआ, या इससे प्रमाणित हो जाता है कि किसी भी स्रोत से जब प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो इनका संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। फिर उसने क्या करा, फिर से एक टूरमैलिन क्रिस्टल लगाया। देख, टूरमैलिन क्रिस्टल लगाया ऐसे करके, देखो भाई, अब फिर से उसकी अच्छी है ही। अब जब ये प्रकाश के वैद्युत वेक्टर ऐसे करके पड़े तो यहाँ पर निकले, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों भाई? लेकिन जैसे इसको ऐसे ऐसे मोड़ना चालू किया तो इधर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता निरंतर घटती गई, और जैसे दोनों परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत, तो इधर प्रकाश निकलना बंद हो गया। अब दोनों लंबवत हो जाए और प्रकाश बंद हो जाए तो ये अनुदैर्ध्य की प्रकृति है कि अनुप्रस्थ की? अनुप्रस्थ की। अभी लिखे ना, इससे प्रमाणित हो गया कि प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये बढ़िया प्रयोग उन्होंने करा। क्या फिर से बोले, समझ में आई बात? ये टूरमैलिन क्रिस्टल की जो अच्छे हैं यदि परस्पर लंबवत कर दी जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य। और दो लंबवत अच्छे, यानी अभी हम इन अच्छों की जगह हम लोग ले रहे थे रेखीय छिद्र, ले रहे थे रेखीय छिद्र। उसमें हम देखे थे कि यदि रेखीय छिद्र परस्पर लंबवत हैं
तो प्रकाश की जो अगर प्रकाश अगर अनुप्रस्थ है तो नहीं निकलेगा, अनुदैर्ध्य है तो निकल जाएगा। और यहाँ हमने टूरमैलिन क्रिस्टल लिया, उसमें अक्ष लिए, अगर ये दोनों अक्ष परस्पर लंबवत है तो प्रकाश नहीं निकल रहा, अगर अनुदिश है तो प्रकाश। इसका मतलब प्रकाश क्या है, पूरी कहानी है। क्या तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में है? लिखो, लिखिए बेटा, लिखिए 1690 ईस्वी में ईस्वी में हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य, प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग, प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग कहा, लेकिन इससे ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन इससे ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए। की व्याख्या नहीं कर पाए। इसके पश्चात फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रेनल ने, इसके पश्चात फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रेनल ने, फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रेनल ने प्रकाश को अनुप्रस्थ सिद्ध किया, अनुप्रस्थ सिद्ध किया, जिसका प्रमाण निम्न है, जिसका प्रमाण निम्न है। इसका प्रमाण निम्न है। पैराग्राफ से लिखिए, जब प्रकाश तरंगों को समांतर अक्ष के दो टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा गया, जब प्रकाश तरंगों को समांतर अक्ष के दो टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा गया, टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा गया, तो ये तरंगें निर्गित हो जाती थीं, ये तरंगें निर्गित हो जाती थीं, तो ये तरंगें निर्गित हो जाती थीं, लेकिन लंबवत होने पर तरंगें निर्गित नहीं होती थी। लेकिन लंबवत होने पर, लंबवत होने अच्छे टूरमैलिन क्रिस्टल की जो अच्छे हैं परस्पर लंबवत हो जाएं, थोड़ी शार्ट में लिख रहे हैं, कहानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि लेकिन लंबवत होने पर क्या लिखा, निर्गित प्रकाश, हाँ, ये तरंगें निर्गित नहीं होती, लंबवत होने पर तरंगें निर्गित नहीं होती। जो
अनुप्रस्थ तरंग होने का प्रमाण है, या जो अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त है, लंबवत में ना निकले, अनुदिश पे निकले। अनुप्रस्थ अभी हमने लिखा था इसके जस्ट पहले, अनुप्रस्थ तरंगों की शर्त, जो अनुप्रस्थ तरंग होने की शर्त है। इस प्रकार प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं तथा इससे कुछ निम्न निष्कर्ष दिए, तथा इससे कुछ निम्न निष्कर्ष दिए। कुछ निम्न निष्कर्ष दिए। हाँ मालिक लोगों, ये चित्र थोड़ी बना लो, लिखो बेटा। निष्कर्ष नंबर 1, जब एक टूरमैलिन क्रिस्टल, केवल एक लेना है बस, दूसरा वाला नहीं लेना। जब एक टूरमैलिन क्रिस्टल लेकर प्रकाश स्रोत को देखा गया, जब एक टूरमैलिन क्रिस्टल को लेकर प्रकाश स्रोत को देखा गया, देखा गया तो एक टूरमैलिन क्रिस्टल को लेकर प्रकाश स्रोत को देखा गया तो अधिकतम तीव्रता वाला प्रकाश निर्गित होता है, यह दिखाई देता है, जैसा लिखना हो। अब यदि इस टूरमैलिन क्रिस्टल को, जिसकी अक्ष तरंग संचरण है, जिसकी अक्ष संचरण या तरंग संचरण के अभिलंबवत है, जिसकी अक्ष तरंग संचरण के अभिलंबवत है, घुमाया जाए, अब यदि इस टूरमैलिन क्रिस्टल को, जिसकी अक्ष, ये अक्ष है टूरमैलिन क्रिस्टल की, और ये तरंग की संचरण की दिशा है, इसके लंबवत है, और घुमाया जाए, लंबवत बनी रहे और घुमाया जाए, ऐसे ऐसे घुमाया जाए, तो निर्गित प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो निर्गित प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। निर्गित प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिएगा। यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि
प्रकाश में इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत, प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से यानी समान रूप से होते हैं। समान रूप से होते हैं। इससे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आप लोगों को और थोड़ी मैं स्पष्ट कर दूं। मान लीजिए प्रकाश की तरंग ऐसे जा रही है, प्रकाश की तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। प्रकाश की तरंगें सभी दिशाओं में होती है। पहली बात तो ये प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अब देखिए पढ़ाया जाता है कि गांव पहले विद्युत चुंबकीय जो सबसे मतलब जिसके हम लोग क्या कहें, जिसकी हम लोग तरंग दैर्ध्य कहें सबसे छोटी, वो कौन सी है? गामा। दूसरी यक्स, तीसरी परावैगनी, इसके बाद बैगनी, बैगनी से लेके लाल, आप समझ गए, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अरे आया प्रकाश के लाल के बाद औरक्त, फिर इसके बाद रेडियो, इसके बाद रेडियो नहीं, इसके बाद माइक्रो सूक्ष्म तरंगे, इसके बाद लास्ट में रेडियो। यहाँ से यहाँ ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये जो तरंगे होती है हमारी आँख पर जब पड़ती हैं तो हमारी जो आँख में लगी रेटिना होती है वो क्रियाशील हो जाती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हैं सब वही उसी सब कैटेगरी की हैं। लेकिन अगर ये तरंगे पड़ती है तो हमारी जो है आँख में जो रेटिना लगी हो क्रियाशील, इनके पढ़ने से हमें दिखाई नहीं दे रहा, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको हम लोग दृश्य प्रकाश कह देते हैं, इसका हम प्रकाश नाम दिए, लेकिन सब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे रेडियो तरंगे, टेलीविज़न और ये सब बातचीत करने के लिए सूक्ष्म तरंगे, समझिए। ऐसे एक जो गामा है, यक्स तरंगे, सबका उपयोग है अलग अलग। यक्स रे करने में यक्स तरंगे डाली जाती हैं। और जैसे कैंसर वैंसर का इलाज करना है तो जो कोशिकाएं जलानी है तो गामा तक विकिरण डाला जाता है, समझ गए ना सबका। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो विकिरण है ये हमारी आँख पर जब पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम प्रकाश, इतना सा भाग को हम प्रकाश है। ये और ये भाग अभी नहीं पड़ रहा है, ठीक। अब ये जो था यानी जो ये विकिरण था जिसका नाम हम लोगों ने प्रकाश दिया था, अब इसमें बातचीत हो रही थी कि कौन सी तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो हैं, अब अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य, तो उसके बारे में बातचीत हो रही थी। अब जैसे मान ली प्रकाश की तरंग ऐसे गई, ये ऐसे गई, ऐसे गई, तो बेटा यहाँ कंपन होंगे ऐसे। ये प्रकाश के तरंग के संचरण की दिशा है, प्रकाश के तरंग के संचरण की दिशा। जैसे ऐसे जा रही तो इसके लंबवत, जैसे मान लो ये संचरित हो रही है ऐसे, अब इसके लंबवत ऐसे 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 सभी दिशाओं पर हो सकती है। एक तरंग इधर जा रही, संचरण ऐसे ऐसे हो सकती है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? ऐसे करके जा रही, संचरण ऐसे, संचरण की दिशा ये है, कंपन की दिशा है। इसलिए हमने लिखा प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन। वैद्युत क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे मान के वैद्युत शब्द यूज किया गया प्रकाश में। एक लड़का पूछा सर जी प्रकाश है तो करंट कहाँ से आ गए? तो वैद्युत शब्द जब भी मैं बोलूँ तो करंट ही ना हो, नहीं बात समझे। वैद्युत का अर्थ कभी नहीं है कि करंट से मतलब है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अच्छा बताइए, जब घर्षण बल लगता है तो कक्षा 11 में पढ़े ना, किस प्रकृति का घर्षण बल है? कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। नहीं, मैं मूल बल में से कौन सा पूछा? असन्नच्छी बल तो मुझे पता है,
मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, मैं दिया गुरुत्वाकर्षण मूल बल, पता है ना, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, 4 ही मूल बल हैं, केवल 4 ऑप्शन है। कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं है, बात पता है क्यों नहीं है यार? गुरुत्वाकर्षण की शर्त क्या है? 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमानों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो क्या घर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, बेटा जिसका नाम तुम कभी नहीं लिए वो है विद्युत चुंबकीय बल। अब कह दो सर जी घर्षण बल में करंट कहाँ से आ गया? विद्युत का अर्थ कभी करंट है ही नहीं है ना, बात समझे? अभी जैसे मैंने लिखा है प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, प्रकाश के तरंग संचरण के अभिलंबवत, तो वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या है समझ में आ रहा है? चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न हो? विद्युत चुंबकीय तरंगें की नहीं कह रहे हैं, जब कोई आवेश त्वरण गति से गति करता है, यानी उसकी चाल घटे या बढ़े, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, कुछ विकिरण उत्पन्न करता है। इस पूरी घटना को हम जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कह रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? तो ये जो विद्युत वेक्टरों के कंपन है, संचरण के अभिलंबवत सदैव सभी दिशाओं में सममित रूप से रहेंगे, जिसे हम अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। एक बार पूछा था अध्रुवित प्रकाश क्या है, तो तुम्हें बोलना था अध्रुवित प्रकाश, तो बेटा क्या बोलना था? ये क्या है? प्रकाश के संचरण की दिशा क्या है? और जो वैद्युत वेक्टरों के कंपन है, संचरण की दिशा के अभिलंबवत, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, 90 अंश कोण बने, ऐसे भी हो, 90 अंश कोण बन रहा है अभी भी, सभी दिशाओं में सममित रूप से हो। प्रकाश के संचरण के अभिलंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से हो क्या? वैद्युत वेक्टर के कंपन। तो ऐसे प्रकाश को क्या कहेंगे? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश के संचरण के अभिलंबवत सममित रूप से एक ही दिशा पर हो, ऐसे ऐसे सभी दिशाओं में ना होके। ये अध्रुवित है, ये ध्रुवित है, दोनों में अंतर है। ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, लेकिन ये सभी दिशाओं में है तो कौन सा? अध्रुवित। अगर एक ही दिशा पर है तो? अरे आया, दूसरा नंबर लिखो बेटा, कहानी है लिखे रहो। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखा जाए, जब प्रकाश टूरमैलीन क्रिस्टल से होकर गुजरता है, टूरमैलीन क्रिस्टल से होकर गुजरता है, तो प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, तो प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण के अभिलंबवत सभी दिशाओं में ना होकर प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण के अभिलंबवत, किसके संचरण के? प्रकाश तरंग के संचरण के। संचरण के अभिलंबवत सभी दिशाओं में ना होकर, सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक ही दिशा पर होते हैं। सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक ही दिशा पर होते हैं, इसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये एक जगह आपका आया रहा होगा, प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, ऐसे आया था ना, वहाँ से इन्वर्टेड कामा लिख लो, वहाँ से इन्वर्टेड कामा का चिन्ह बना लो।
कुल मिला के ध्रुवित प्रकाश की जब भी डिफिनीशन पूछे तो यहाँ से यहाँ तक बोलना है। प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, क्या बोलोगे बेटा? प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण के अभिलंबोत सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक ही दिशा पर हो तो ध्रुवित, अगर सभी दिशाओं में हो तो अध्रुवित। अध्रुवित से अध्रुवित में परिवर्तन होना प्रकाश का ध्रुवण। चैप्टर का नाम प्रकाश का ध्रुवण है, क्यों भाई? हाँ। तीसरा नंबर प्रकाश का ध्रुवण भी लिख लो। जब निष्कर्ष इनको नाम उठा के उन्होंने नाम दे दिया कि इसको हम अध्रुवित कहेंगे, इसको ध्रुवित कहेंगे और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। हाँ, तो तीसरा नंबर लिख लीजिए। प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण के अभिलंबोत सभी दिशाओं से, संचरण के अभिलंबोत सभी दिशाओं से, संचरण के अभिलंबोत सभी दिशाओं से बदलकर, सभी दिशाओं से बदलकर केवल एक ही दिशा पर रह जाएं, इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। लिख लिया बेटा? या इस स्थिति से इस स्थिति में बदल जाए। ये यहाँ पर हमने लिखा था कि प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है संचरण के अभिलंबों सभी दिशाओं में, इससे बदलकर प्रकाश जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है संचरण के अभिलंबों केवल एक ही दिशा पर रह जाए, तो या से या जो परिवर्तन हुआ है इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। आई बात समझे? हाँ ठीक, 3 चीज़ें हो गई यार। अध्रुवित प्रकाश का निर्धारण किया, ध्रुवित प्रकाश का निर्धारण किया और प्रकाश के ध्रुवण की डिफिनीशन दे दी। ठीक है, टाइम कितना हुआ? ठीक है, कल हम लोग जो है ब्रूस्टर का नियम पढ़ेंगे, इसलिए कोई गड़बड़ न करना है। सभी लोग आइए।